हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, बहुत ही शानदार वाला टॉपिक एक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो चर्चा करेंगे हम लोग किसकी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की। और इसका स्वरूप क्या था? भारत में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद का उदय ये कब से प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ हुआ तो इसके पीछे बड़े कारण क्या थे? देखिए, सुनिए। जब हम बात करते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना की, तो एक तरीके से चूंकि बंगाल का जो क्षेत्र था, इस बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपना जो है अधिकार जमाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे भारत के जितने भी क्षेत्र जो थे वहां सब में हस्तक्षेप करने लगे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण वो करने लग गए थे। भारतीय शासकों की बात करें या भारतीय राजाओं की बात करें तो उनको आपस में लड़ाने लगे, और लड़ाने के बाद में जो है भारतीय क्षेत्रों के ऊपर क्या करने लग गए थे? अधिकार करने लग गए थे। कुछ सहायक संधियों के नाम पर भारतीय राज्यों को हड़प लिया गया, उनके समस्त अधिकार छीन लिए गए। फिर एक हमने बात करी थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे 1848 से लेकर के 1856 के दौरान भारत में जो गवर्नर जनरल एंड वाइसराय बनकर आया वो था लॉर्ड डलहौजी। इस लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का अनुसरण किया, और साम दाम दंड भेद से जो है जैसे कैसे करके भी जो है कई भारतीय राज्यों को इसने हड़प लिया और उन्हें ब्रिटिश सत्ता का क्या बना दिया गया? भाग बना दिया गया। न केवल भारतीय राज्यों की अपितु हम लोग व्यापक रूप में बात करें तो भारतीय लोगों से एक तरीके से उनके जीवन जीने के अधिकार तक छीन गए थे। भारतीय जो मध्यम वर्ग था, विशेष रूप से किसान वर्ग, इस किसान वर्ग का बहुत बुरी तरीके से खून चूसा गया। अनेक प्रकार के राजस्व उनके ऊपर थोप दिए गए, और भारतीय जो लघु कुटीर उद्योग था, जो उद्योग धंधे थे, उन उद्योग धंधों को एक तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। जहां 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857 के बीच में, जहां से एक तरीके से इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वहां से लेकर के 1857 तक बहुत सारी चीजें थी। 1857 में आप लोगों को पता है कि 1857 आते आते, क्योंकि अति हर जगह खराब होती है, तो कहा भी गया ना, अति सर्वत्र वर्जयते। इन लोगों ने अति कर दी थी। भारत का जो धर्म था उस धर्म में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया, जो समाज था उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। भारतीय जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। कई भारतीय जो लोग थे उनको जबरन ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया गया। जहां हम बात करते हैं 1856 में वुड डिस्पेच अधिनियम, प्राथमिक शिक्षा लेकर के कॉलेज तक की जो शिक्षाएं थी वहां पर अंग्रेजी भाषा को इस तरीके से अंग्रेजी के माध्यम से
आधुनिकरण का करने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों की हर एक चीज में इनका हस्तक्षेप हो गया था। भारतीय लोगों को धर्म और जाति के आधार पर लड़ाते भी थे ताकि वो उन्हें अलग रूप में, उन्हें उसी चीज में उनको रख सके। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी की सारी जो चीजें थी वो भारतीय, विशेष रूप से जो युवा वर्ग था उस समय का, इस युवा वर्ग को समझ में आने लगी थी कि यार ये कहीं ना कहीं जो अंग्रेज है ये हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमारे भोलेपन का, और जो है हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो, यदि बड़े रूप में बात करें तो एक तरीके से 1600 ईस्वी में कंपनी आई है और 1950 में गई, लेकिन उनमें भी यदि प्रारंभिक समय को यदि अपन हटा दें तो लगभग 197 वर्ष तक इन्होंने, अंग्रेजों ने भारत में यहाँ पर शासन किया ही किया था। तो पहला जो एक राष्ट्रवाद का जो बीज की हम लोग यदि बात करें भारत में, तो एक तरीके से जो राष्ट्रवाद का जो बीज अंकुरित हुआ था वो हमें पहली बार 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। जैसे कैसे 1857 की क्रांति को दबा तो दिया गया था, लेकिन अंग्रेज ये जानते थे कि ये महाविस्फोट कभी भी हो सकता है, महाविस्फोट ये कभी भी वापस फूट सकता है। भारतीय लोगों ने जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में इन अंग्रेजों को धोया था, इन अंग्रेजों को धोया था, है ना, ये भारतीय लोग हैं, ये भारतीय लोग हैं, और इन भारतीय लोगों को लगातार जो है आग दी जा रही है, आग दी जा रही है, आग दी जा रही है, आग दी जा रही है। प्रेशर कुकर वाली बात है। क्या चीज? प्रेशर कुकर वाली बात है। आगे बात समझ क्लियर है? अब लगातार आग देंगे, ऊपर से यदि सीटी बंद है तो अंदर तो भाप बनेगा, और भाप जब बनेगा तो ये कहीं ना कहीं, यदि इसमें सुरक्षा वाल्व नहीं है, इसमें यदि सुरक्षा वाल्व नहीं है तो ये फटेगा, और जिस दिन फटेगा ऐसा फटेगा कि आसपास जितने भी लोग बैठे होंगे उनको सबको ले डूबेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना जो थी वो आ रही थी। अब राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद के रूप में हम लोग बात करें तो जैसे एक तो अंग्रेजी राज का प्रभाव था, और उनकी जब वो राजनीतिक एकता जब देखते थे तो उनको लगता था कि यार ये हम भारतीय लोग तो मूर्ख हैं। अब इसको समझना, ये तो आपकी अंग्रेज है, ये आपके क्या है? अंग्रेज है, और इसमें जो उबल रहे हैं ये भारतीय जनता है, भारतीय जनता है। क्या है? भारतीय जनता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो चूंकि अंग्रेज आग के रूप में कार्य कर रहे हैं और उबल कौन रही है? भारतीय जनता उबल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार जो विस्फोट फूटा था वो 1857 की क्रांति में फूटा था, और उसके बाद में भी अंग्रेज ये जानते थे कि ये विस्फोट और भी फूट सकता है, और भी बड़े महाभयंकर रूप में हो सकता है। जिस दिन महाभयंकर रूप में हुआ उस दिन भाई साहब यहां से हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भारतीय लोगों में लगातार क्या हो रही है? राष्ट्रीय चेतना आ रही है। चाहे संचार साधनों के विकास को लेकर के देख लो, प्रशासनिक एकता की स्थापना जो हुई थी, समाचार पत्रों का इसमें बहुत सारा योगदान था, क्योंकि यहाँ का जो लोग है वो अब लगातार क्या हो रहे थे? विकसित हो रहे थे। और ब्रिटेन के द्वारा जो भारत का जो आर्थिक शोषण जो किया जा रहा था वो भी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था। फिर लॉर्ड लिटन की यदि हम बात करें तो प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी, जैसे हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है भाई, भारतीय जो समाचार पत्र थे, इन भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर उन्होंने पूर्ण रूपेण क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आप कुछ नहीं लिख सकते। आर्म्स एक्ट आया, भारतीय लोगों को हथियार रखने के ऊपर क्या लगा दी गई? मनाही कर दी गई। इवन जो उस समय का जो सिख समुदाय था, वो सिख समुदाय आपको पता होना चाहिए कि कृपण रखते हैं, तलवार छोटी सी, तो वो भी रखने के लिए भी क्या कर दी गई? मना कर दिया गया। आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, उस आईसीएस की परीक्षा में भी आयु में क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। दिल्ली में भव्य दरबारों का आयोजन किया गया,
तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लोग, भारतीय लोग जो थे वो लगातार इससे क्या हो रहे थे, द्रवित हो रहे थे। लगातार इसमें भारतीय युवा वर्ग का जो खून था उसमें लगातार उबाल आ रहा था। लॉर्ड रिपन के समय की यदि हम बात करें तो इल्बर्ट बिल विवाद, ये प्रमुख ऐसे कारण थे जो कि भारत में राष्ट्रवाद उदय करने में प्रमुख सहायक कारण माने जाते हैं। आगे बात समझ क्लियर है? तो अब इस भारतीय जो राष्ट्रवाद का जो उबाल है, इस राष्ट्रवाद का उबाल को यदि नहीं रोका गया ढंग से, इसमें यदि सेफ्टी वाल नहीं लगाया तो ये कुकर कभी भी फट सकता है। प्रेशर कुकर कभी भी फट सकता है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम, जो कि रिटायर्ड ICS ऑफिसर हुआ करते थे, वस्तुतः पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, इस A.O. ह्यूम ने 1885 में, कब? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कांग्रेस की स्थापना की। किसके रूप में? ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, और कांग्रेस की स्थापना किसके रूप में? सेफ्टी वाल के रूप में। किसके रूप में? सेफ्टी वाल के रूप में। किसके रूप में? सेफ्टी वाल के रूप में जो है कांग्रेस की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। और यही जो कांग्रेस की स्थापना है, यहीं से एक तरीके से हम जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके रूप में? एक सेफ्टी वाल्व के रूप में, क्योंकि भारतीय लोगों का जो आक्रोश जो था, इस आक्रोश को सही दिशा देने के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की क्या कर दी गई? स्थापना कब करी गई? 1885 में। अभी बात करेंगे विस्तार रूप में इसकी। और किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेन ह्यूम के द्वारा, जो कि रिटायर्ड ICS ऑफिसर हुआ करते थे, पशु विशेषज्ञ थे, तो इनके द्वारा कर दी गई। अब देखिएगा, यदि मैं मेरा मकान बनाऊं, है ना, और यदि ऊपर बिजलियां कड़क रही है, ऊपर क्या कड़क रही है? बिजलियां कड़क रही है ना? क्या कड़क रही है? बिजलियां कड़क रही है। यदि इसमें अर्थिंग वाला मामला नहीं हो, तो ये बिजली जब इसके ऊपर गिरेगी तो इस मकान का क्या होगा? विनाश होगा। ध्यान रखना, ये जो है आपका ये मकान जो है, आप इस मकान को किस रूप में ले सकते हो? अंग्रेजी शासन के रूप में। ये आपका क्या, एक तरीके से अंग्रेजी शासन है। ये क्या है? अंग्रेजी शासन है। ये क्या है? अंग्रेजी शासन। आगे बात समझ में क्लियर है? अब यदि इसमें, और ये जो कड़कती हुई जो बिजलियां यहां से गिर रही है, ये एक तरीके से भारतीय जन आक्रोश है। भारतीय जन आक्रोश है, समझना इस चीज को, भारतीय जन आक्रोश है। अब यदि ये सीधे यदि ये गिरे तो इस बिल्डिंग को, ये जो ब्रिटिश शासन है, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, इन ब्रिटिश लोगों के मकान को तो ढह करके लेके जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? और यदि इस पे मैं क्या कर दूं साहब, मैं इस पे एक ऐसा लगा दूं, अर्थिंग लगा करके, जो कि कहां पर जाए? जमीन में जाए। कहां पर जाए? जमीन में जाए। ठीक है ना? आगे बात समझ में क्लियर है? और जमीन में जाने के बाद में तो ये क्या होएगा? इसका प्रभाव कम हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? आगे बात समझ में? तो इसी चीज को एक जैसे हमने सिद्धांत बोलते हैं, क्या? तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत मतलब ये जो क्रोध जो आ रहा था, इस क्रोध का डायरेक्शन चेंज कर दो। ब्रिटिश शासन की बजाय, समझना इस चीज को, ब्रिटिश शासन की बजाय इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। भारतीय जो गुस्सा जो छुपा हुआ था, इस गुस्से को डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। यही दो सिद्धांत है जहां हम विशेष रूप से बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। ठीक है, एक तो हम बात करते हैं सेफ्टी वाल्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक तरीके से, अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी या नहीं थी, आगे बात करेंगे किस रूप में,
क्या क्या चीजें हुई, तो ध्यान रखना कि भारतीय जनाक्रोश को दबाने के लिए, उसे सही व्यवस्थित करने के लिए और अंग्रेजी सरकार की सुरक्षा के लिए, ध्यान रखना कांग्रेस की स्थापना एक तरीके से भारत में की गई है, किसके लिए? अंग्रेजी सरकार की सुरक्षा के लिए। अंग्रेजी सरकार की सुरक्षा के लिए क्या कर दी गई है? कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, जिसे हमने बात कहा क्या? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत एक तो इस रूप में, दूसरा हमें मिलता है तड़ित चालक के रूप में। किसके रूप में? तड़ित चालक सिद्धांत के रूप में। ये दो सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत क्या है? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत का मतलब ये है कि ये ब्रिटिश सरकार जो मकान बनाए है, इस मकान के ऊपर यदि सीधे सीधे भारतीय जनाक्रोश बिजली बन करके गिरता तो ये जर्जर अवस्था में मिलता, ये टूटना गिरना आवश्यक था, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। किसके माध्यम से? जैसे हम अर्थिंग बनाते हैं ना, एक आगे बात समझे, क्लियर है? इसीलिए तो बनाते हैं अर्थिंग, है ना, ताकि बिजली से अपने को सेफ्टी मिल पाए। तो इसीलिए इस सिद्धांत को बोल दिया तड़ित चालक सिद्धांत। क्या बोल दिया? तड़ित चालक सिद्धांत। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को विशेष रूप से बात करनी। अब देखो हम थोड़ी सी बात करें, यदि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और ये स्थापना कब की गई है? 1885 से मानी जाती है। आगे बात समझे। अब इसको 3 चरणों में हम इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 चरण में विभाजित करते हैं। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण है बेटा? ध्यान रखना, 3 चरण मानते हैं। कितने चरण मानते? 3 चरण मानते हैं। अब ये पहला जो चरण था वो वस्तुतः अभी यदि कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा भी दे रहा है तो उसके पाठ्यक्रम में अभी परिवर्तन किया गया है ना। तृतीय भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा में परिवर्तन भी किया गया पाठ्यक्रम में, जहां अब ये वाला पार्ट आपके जोड़ दिया गया है। यदि कोई तैयारी कर रहा है तो ध्यान देना इस चीज का। अब देखो ध्यान देना, सीधा बेसिक सा प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में विभाजित करते हैं हम लोग? 3 चरण। बहुत स्पष्ट है बेटा, ये बहुत ही स्पष्ट है। यहां समय का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कई गाइडों में आपको विचलित करने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। देखो बात करते हैं प्रथम चरण की। एक तो आपका क्या आएगा? प्रथम चरण। क्या आएगा आपका? प्रथम चरण। एक हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण। एक हम बात करते हैं किसकी? तृतीय चरण की। किसकी? तृतीय चरण। तो 3 चरणों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। प्रथम चरण की यदि हम लोग बात करें तो प्रथम चरण मैंने अभी अभी कहा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल है, 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल है, इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में देखा जा सकता है, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई? स्थापना की गई। इस कांग्रेस के क्या क्या नैतिक उद्देश्य थे? अब नैतिक उद्देश्य तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देखो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस समय जो कांग्रेस की स्थापना की गई वो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के द्वारा, किसके द्वारा?
सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के द्वारा एक तरीके से की गई, और जिसका मुख्य उद्देश्य ही भारत में जो ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश शासन है, इस ब्रिटिश शासन की क्या करना चाह रहे थे, सुरक्षा करना चाह रहे थे। ये बात स्वयं लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में कहा है। लाला जी ने समाचार पत्र यंग इंडिया में ये बात स्वयं कही है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में की गई वो वस्तुतः एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई थी, ताकि भारतीय जनाक्रोश को व्यवस्थित करके इस ब्रिटिश सरकार को बचाया जा सके। उसके कांग्रेस का मुख्य जो मूल उद्देश्य था, एक तरीके से यदि हम बात करें, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा की जा रही है ना, तो उस समय तात्कालिक यदि हम लोग चर्चा करें, मैं कोई फिर कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, जो पाठ्यक्रम में जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है मैं केवल उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक तरीके से उसे बचाने के लिए की गई, जो यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश शासन है, उसकी सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई, सेफ्टी वाल्व। आगे बात समझ क्लियर है। तो जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की यदि हम लोग चर्चा करें तो यहीं तक 1885 से लेकर 1905 में ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। दूसरे चरण की यदि हम बात करें तो 1905 ईस्वी से लेकर के आपका 1919 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी तक। अब देखिएगा, कई जगह आपको यहां हो सकता है 1913 मिल जाए तो उसको दिमाग से फेंक निकालना, 1919 ही होएगा बेटा। ये क्या होएगा, 1919। हम बात करेंगे यहां द्वितीय चरण में, एक तरीके से हम बात करें तो बंगाल विभाजन से, होम रूल आंदोलन से, ठीक है, आगे बात समझ में, स्वदेशी आंदोलन से बात करेंगे, बंगाल विभाजन से बात करेंगे, किस प्रकार से कर्जन ने इन अपनी नीतियों के तहत भारतीयों का पहली बार एक तरीके से उसने विभाजन करने का प्रयास किया। तो ये सारी की सारी चीजें 1919 तक कैसे इस कांग्रेस का विभाजन भी हुआ सूरत अधिवेशन में, वो भी सारी की सारी चर्चाएं हम लोग यहाँ इस चरण के दौरान करने वाले हैं। और तृतीय जो इसका अंतिम चरण है वो एक तरीके से हम बात करें रोलेट एक्ट से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक 1947, जहां तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया वहीं तक, ठीक है ना। ये जो चरण है वो तृतीय चरण है। विशेष रूप से यहीं से एक तरीके से गांधी एरा की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो आगे का युग है, यहीं से बीच में से लेकर के वो पूरा का पूरा एक गांधी युग के रूप में भी चला जाता है, जहां 1915 में गांधी भारत लौटेंगे, और गांधी भारत लौट करके ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको जो सबसे बड़ी जो धार दी गई, जो इसको परवान चढ़ाया गया, वो किसी और के द्वारा नहीं, गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण माने जाते हैं, 3 चरण माने जाते हैं। ये बेसिक सा आपका प्रश्न बनता है। जहां हम प्रथम चरण में बात करेंगे 1885 से लेकर के 1905, द्वितीय चरण में हम लोग चर्चा करेंगे 1905 से लेकर के 1919, और तृतीय चरण में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बात समझिए। अब देखिएगा, क्या भारत में सीधे सीधे कांग्रेस की स्थापना हो गई? क्या भारत में सीधे सीधे कांग्रेस की स्थापना हो गई थी क्या, या फिर कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कोई राजनीतिक संस्थाएं थी? भाई एक तरीके से कांग्रेस बात करें तो बड़े रूप में जब देखते हैं तो भारत में बड़ा जो है राजनीतिक संगठन हुआ करता था कांग्रेस। लेकिन क्या इससे पूर्व भी किसी राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई क्या? क्या इससे पूर्व भी भारत में किसी राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई? तो बिल्कुल हुई। बात करते हैं उन्हीं संस्थाओं की, और किस प्रकार से बाद में जो है कांग्रेस की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा भारत में कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं की। भारत में कांग्रेस से पूर्व, भारत में कांग्रेस से पूर्व, कांग्रेस से पूर्व राजनैतिक संस्थाएं, राजनैतिक संस्थाएं कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी, इनका मुख्य क्या क्या उद्देश्य रहा, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे कहां पर, यहीं इस वाले टॉपिक में। ठीक है, देखिए, तो यदि हम बात करें भारत में कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं की,
तो कौन कौन सा आता है? पहले तो आता है LHS। सबसे पहले ध्यान रखना, आपने जीवन में एलसीएम लिया होगा, लिया कि नहीं लिया, है ना, ले से पे, में से पे, है ना, तो ध्यान रखना एलसीएम से याद रखना ना LHS। क्या चीज? LHS। LHS का मतलब क्या है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या चीज? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था मानी जाती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जमीन से उठना है हमें, तो कहां से उठना है? जमीन से हमें उठना है। और जमीन को हम क्या बोलते हैं? लैंड। और उसको होल्ड करके रखना है। क्या करना है? उसको होल्ड करके रखना है। तो शब्द याद रखिएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या याद रखेंगे? लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था मानी जाती है, जिसकी स्थापना 19 मार्च 1838 ईस्वी को 19 मार्च 1838 ईस्वी को द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। इसका वस्तुतः इस संस्था का स्थापना करना क्या उद्देश्य था इसका? तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जमींदार हुआ करते थे, इन जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई। कब? 19 मार्च 1838 को। किसके द्वारा? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। और किसके सुझाव पर? तो ध्यान रखिएगा, थियोडोर डिकेंस। कौन था? थियोडोर डिकेंस जो था, उसके सुझाव पर इस लैंड होल्डर्स सोसाइटी की क्या की गई थी? स्थापना की गई। एक उससे पूर्व भी एक राजनीतिक संस्था का उल्लेख मिलता है, जैसे बंग भाषा प्रकाशक सभा, जिसका गठन 1836 में मिलता है। वस्तुतः इसके बारे में ज्यादा कोई विशेष विवरण आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप लोग इसे रूप में ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो ध्यान रखना कौन सी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1, क्या चीज? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसी को हम बोलते हैं क्या? LHS। क्या बोलते हैं? LHS। बात करें इसकी स्थापना की, किसकी बात करें? स्थापना की, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थापना इसकी कब की गई है? 19 मार्च को। किसको? 19 मार्च 1838। 19/3/1838 में किसके द्वारा की गई? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा। और द्वारिकानाथ टैगोर ने किसके सुझाव पर? किसके सुझाव पर? तो ध्यान रखना, थियोडोर डिकेंस। थियोडोर डिकेंस के सुझाव पर। थियोडोर डिकेंस के सुझाव पर। आ गई बात समझ में? बात करें इसमें अन्य, इसमें और कौन कौन से सदस्य थे? अन्य सदस्य इसके कौन कौन थे? तो ये भी आपका अच्छा प्रश्न बन सकता है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी में और कौन कौन सदस्य थे, इसमें शामिल कौन कौन थे? तो ध्यान रखना, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, है ना, प्रसन्न कुमार ठाकुर। इसके अलावा बात करें तो राधाकांत देव। आगे बात समझ। बात करें इसके उद्देश्यों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना इसका।
बात करें किसकी, इसके उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करना इसको, कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, व उड़ीसा के जमींदारों, उड़ीसा के जमींदारों की, जमींदारों के हितों की सुरक्षा, हितों की सुरक्षा, हितों की सुरक्षा के लिए इसका क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। आगे बात समझ में क्लियर है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये इतनी चीज आप लोग ध्यान रखना। अब इस लैंड होल्डर सोसाइटी को क्या कोई सहयोगी संस्था थी? जी हाँ, बिल्कुल थी। तो ध्यान रखना कि इसी लैंड होल्डर सोसाइटी के सहयोग के लिए वस्तुतः 6 जुलाई 1839 ईस्वी को, 6 जुलाई 1839 ईस्वी को ब्रिटेन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडम्स। इन एडम्स के द्वारा भी, हालांकि इस तरीके का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में, लेकिन फिर भी यदि पूछ ले तो इस चीज का ध्यान रखना कि 6 जुलाई 1839 में इसी के सहयोग करने हेतु ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, क्या चीज, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है ना, उसके माध्यम से जो ये क्या करा करती थी, सहयोग करा करती थी, जिसकी स्थापना ब्रिटेन में की गई थी, किसके द्वारा, एडम्स के द्वारा। किसके द्वारा, एडम्स के द्वारा। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नोट लगा करके मैं एक बात आप लोगों के लिए यहीं पर लिख देता हूं कि सहयोग हेतु 6/7/1839 ईस्वी को ब्रिटेन में एडम्स द्वारा ध्यान रखिएगा, नाम क्या था, सीधा सीधा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या चीज, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, स्थापना की गई। आगे बात समझ में, ध्यान रखना फिर से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात कि LHS, नोट लगा करके लिख रहा हूं, नोट LHS, लैंड होल्डर सोसाइटी, LHS, ठीक है, क्या चीज, LHS, ठीक है, भारत की प्रथम राजनैतिक संस्था मानी जाती है। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी है बेटा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी।
उसके बाद देखो 20 अप्रैल 1843 ईस्वी को कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की क्या की गई थी, स्थापना की गई। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। 20 अप्रैल क्या चीज, 20 अप्रैल 1843 को, ठीक है ना, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन या फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने में भी जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति था वो कौन था, द्वारिकानाथ टैगोर। कौन था, द्वारिकानाथ टैगोर। और इस ये जो सोसाइटी थी वस्तुतः इसमें अनेक अंग्रेजी सदस्य हुआ करते थे। जॉर्ज थॉमसन नामक अंग्रेज ने 1843 में इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और इस एसोसिएशन के जो सचिव थे वो थे प्यारे चंद्र मित्र। आगे बात समझ क्लियर है। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो 1843 ईस्वी तक जो है बंगाल में दो बड़े जो है संगठन हो गए थे। कौन कौन से, लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि एक तरीके से जमींदार वर्ग, क्या चीज है, जमींदार वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए, और दूसरा बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, किसके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। इस प्रकार से बंगाल में ये दो संस्थाएं आ गई। कौन सा, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। नंबर 2 हम बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, आगे बात समझ में क्लियर है। और या फिर हम इसी को बोलें तो क्या, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया, क्या चीज, इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या चीज बेटा, स्थापना, क्या चीज है, स्थापना। पहली बात तो कहां की गई, तो कलकत्ता में। कब की गई, 20 अप्रैल को, 20/4/1843 20/4/1843 ईस्वी को बात करें कहां, तो ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता में। स्टार बना के एक बात लिख रहा हूं कि इसकी स्थापना में भी द्वारिकानाथ टैगोर का सबसे बड़ा हाथ था। अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन। सचिव की बात करें तो सचिव तो बहुत ही प्यारे थे और मित्र भी थे, प्यारे चंद मित्र। तो ध्यान रखिएगा, नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं कि जहां, अब मैं एलएचएस लिख रहा हूं, एलएचएस धनिक वर्ग की थी,
वही बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन पढ़े लिखे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का तो इस प्रकार से एक तरीके से हम लोग यदि बात करें तो 1843 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी तक बंगाल में दो बड़ी संस्थाओं का उद्भव हुआ था। ध्यान रखना कौन कौन सी संस्थाएं हो गई, एक तो लैंड होल्डर सोसाइटी हो गई और दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या फिर इसी को बोले तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। आगे बात समझ क्लियर है। अब देखिए ये जो दोनों संस्थाएं थी, ये दोनों संस्थाएं 1851 तक बहुत अच्छे से चलती रही। बंगाल में दो बड़ी संस्थाएं हो गई, राजनीतिक संस्थाएं हैं ये, ठीक है, और बहुत अच्छे से चलती रही। कब तक? 1851 तक। 1851 में भी कब तक? अक्टूबर, और अक्टूबर में भी कब तक? 31 अक्टूबर तक। तो 31 अक्टूबर 1851 को लैंड होल्डर सोसाइटी LHS, ठीक है ना, क्या चीज है? LHS। और यदि हम बात करें BBIS, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, BBIS, इन दोनों को मिला दिया गया, या फिर मैं बोलूं बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, BBA, क्या बोलेंगे हमें? BBA, शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देंगे? BBA। तो ध्यान रखना कि 1851 में क्या घटना हुई कि 1851 में इन दोनों संस्थाओं को मिला करके 31 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देखो दो शब्द, एक तो LHS, ठीक है, प्लस क्या कर दिया? BBA, क्या कर दिया? BBA, है ना, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। अब इसको दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके किसकी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, BIS, क्या चीज? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, BIS, इन दोनों को मिला करके मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन का दोनों का विलय कर दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 1851 ईस्वी को, और इसका विलय किया गया कलकत्ता में, और यहीं पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की क्या की गई? स्थापना की गई। इसके संस्थापकों में यदि हम बात करें तो वही लोग कौन? राधाकांत देव सबसे बड़ा, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिका की जगह कौन आ गया? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र, कौन? राजेंद्र लाल मित्र, हरीशचंद्र मुखर्जी, ध्यान रखना कौन है? हरीशचंद्र मुखर्जी। और इस संस्था का जो उद्देश्य, स्थापना का जो उद्देश्य था इन दोनों को मिलाकर के, वो क्या था कि भारतीयों के लिए क्या चीज? भारतीयों के लिए राजनैतिक अधिकारों की मांग करना, भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की क्या करना? मांग करना। और इसके प्रथम अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो राधाकांत देव, और सचिव जो थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था हिंदू पेटियाट। क्या नाम था? हिंदू पेटियाट। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनता है, ध्यान रखना। अभी बात करेंगे हम लोग, बात करते हैं किसकी? ध्यान दो, किसकी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, नंबर 3, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। पहली चीज वही वाली बात, वही वाली बोले तो कौन सी? स्थापना,
स्थापना कब की गई? 31 अक्टूबर 1851 को। दूसरी बात, कहां की गई साहब? तो ध्यान रखिएगा, वहीं की गई। कहां? जहां होनी थी, कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। कैसे की गई? तो ध्यान रखना, अब सीधे सीधे लिख रहा हूं कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, LHS, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, व क्या चीज? BBA, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, BBA, समझ जाओगे ना? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, हमने इसको नाम दिया अभी क्या? BBA। इसको नाम हमने क्या दे दिया? BBA। क्या नाम दिया? BBA, ठीक है ना? तो क्या होएगा? LHS व BBA। आ गई बात समझ में? इन दोनों को मिला करके, इन दोनों का विलय किया गया। इन दोनों का विलय कर, इन दोनों का विलय कर इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना की। बात करें संस्थापक सदस्यों की, संस्थापक सदस्य तो राधाकांत देव, राधाकांत देव। उसके अलावा कौन था? राधाकांत देव के अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना, यहां पर द्वारिकानाथ नहीं है। कौन है? देवेंद्रनाथ है। कौन है बेटा? देवेंद्रनाथ है। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना? आगे बात समझ में क्लियर है ना? और इसके अलावा कौन थे? राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र। एक व्यक्ति और ध्यान रखना, क्या याद रखोगे? हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। अध्यक्ष कौन है? राधाकांत देव, राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। और बात करें यदि सचिव की, किसकी बात करें? सचिव की, तो सचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो उद्देश्य क्या है? भारतीयों के लिए, भारतीयों हेतु राजनीतिक अधिकारों की मांग, राजनीतिक अधिकारों की मांग। ठीक है? और यदि इसके बात करें समाचार पत्र की, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, समाचार पत्र इनका कौन सा था? किसके माध्यम क्या था भाई? इनका समाचार पत्र के माध्यम से तो भारतीयों की राजनीतिक एकता की, राजनीति की मांग बात कर रहे हैं। हिंदू पेट्रियाट, हिंदू
पेटियाट, इनका जो समाचार पत्र था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों का बनता है कि हिंदू पेटियाट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था। तो ध्यान रखना बेटा जी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना कैसे की गई है? एलएचएस व बीबीए दोनों को क्या कर दिया? विलय कर दिया गया और समस्त पूरे के पूरे भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करना इसका क्या मान लिया गया? प्रमुख उद्देश्य मान लिया गया। आगे बात समझ में, कौन कौन से कार्य किए? तो ध्यान रखना कि निम्न कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए गए इसके तहत? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा भाई। एक तो 1856 और 1860 में, 1856 में 1860 में इंग्लैंड एवं भारत में सिविल परीक्षा एक साथ कराने की मांग की गई। पहली चीज क्या कि 1856 व 1860 में, 1860 ईस्वी में भारत व ब्रिटेन में सिविल परीक्षा एक साथ कराने की मांग की। पहली चीज। दूसरी चीज क्या? 1865 ईस्वी में सिविल सेवा की आयु घटा करके 22 से 21 वर्ष कर दी गई, तो इसका क्या किया? विरोध किया। नंबर 2, 1865 ईस्वी में सिविल सेवा, क्या चीज? सिविल सेवा की उम्र घटा करके, सिविल सेवा की उम्र घटाकर कितनी कर दी गई? 22 से 21, केवल 1 वर्ष का डिफरेंस था। 22 से 21 वर्ष करने पर इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। इसका विरोध किया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में इंडियन लीग की क्या की थी? स्थापना की। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। बंगाल में एक और जो है नई आ गई है संस्था, कौन सी? इंडियन लीग। इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख मांगे थी, ये कार्य था। एक हेलबेरी व्यवस्था हुआ करती थी। क्या चीज? हेलबेरी व्यवस्था। इस हेलबेरी व्यवस्था का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। किसने? आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक नोट लगा के लिख रहा हूं। क्या चीज? कि 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन
इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। देखिएगा, सुनिएगा, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। क्या नाम था? आनंद मोहन बोस। इनके सहयोग से कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की क्या की गई? स्थापना की गई 26 जुलाई 1876 को। इसी को कहा जाता है भारतीय संघ। इंडियन एसोसिएशन का मतलब क्या है? भारतीय संघ। क्या कहा जाता है इसको? भारतीय संघ। देखो 5 मिनट 6 मिनट का समय बचा है, तो इसका थोड़ा सा जल्दी से अपन क्या कर लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता कि कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की प्रथम संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से की। कब? 26 जुलाई 1876 को स्थापना 26 जुलाई 26/7/1876 कहां की गई भाई? तो कलकत्ता में। कहां पर की गई? कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से, आनंद मोहन बोस के सहयोग से, आगे बात समझ में। ध्यान रखना कि कांग्रेस से पूर्व, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कांग्रेस से पूर्व प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था मानी जाती है। प्रथम अखिल भारतीय राजनैतिक संस्था मानी जाती है। राजनैतिक संस्था मानी जाती है। ठीक है, कांग्रेस से पूर्व प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था कौन सी? ध्यान रखना, भारतीय संघ, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु और बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु और बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। आ गई बात समझ? क्यों की इसकी स्थापना? क्या क्या मांगे की इसने? तो ध्यान रखना, एक तो सिविल परीक्षा में सुधार की मांग की, जो आर्म्स एक्ट लाया गया उस आर्म्स एक्ट का विरोध किया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया था उसका विरोध किया, और इल्बर्ट बिल जैसे जो विरोध थे, ये जो बिल थे, इनको लेकर के, इन विवादों को लेकर के इन्होंने क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी इंडियन एसोसिएशन के मार्च 1877 के अधिवेशन में केशव चंद्र सेन ने क्या लिया था? इसमें भाग लिया था। और इंडियन एसोसिएशन का यदि हम बात करें, सचिव कौन है? तो आनंद मोहन बोस इसके क्या थे? सचिव थे। ध्यान रखना, इन्हें क्या बना दिया गया? सचिव बनाया गया था। ये इसके क्या थे? सचिव थे। जबकि अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक नोट लगा के बात लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं भाई नोट में? कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को,
बनर्जी को राष्ट्रगुरु, क्या चीज है, राष्ट्र गुरु, व क्या, बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग की। आर्म्स एक्ट हो गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तथा इल्बर्ट बिल आदि को लेकर आंदोलन चलाए। इसके मार्च 1877 के अधिवेशन में केशव चंद्र सेन, कौन, केशव चंद्र सेन ने भी भाग लिया, शामिल हुए। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो ध्यान रखना, यदि हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या था इंडियन एसोसिएशन का, सभी धर्मों एवं जातियों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संगठित करना। उद्देश्य क्या था, सभी धर्मों वे जातियों को राष्ट्रीय आंदोलन हेतु संगठित करना। आगे बात समझे, ये इसका क्या हुआ करता था, प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। ध्यान रखना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो मुख्य पत्र था हिंदू पेट्रियाट, इस हिंदू पेट्रियाट ने इस संगठन का क्या किया था, स्वागत किया। इस संगठन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई थी। ध्यान रखना, और इसका मतलब क्या है, मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई, मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई। मध्यम वर्ग को क्या दी गई थी, प्राथमिकता, जहां जमींदारी वर्ग से एक बार जो है क्या निकल गए, ये बाहर निकल गए। ध्यान रखना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ICS
असम में इनकी नियुक्ति हुआ करती थी और वहाँ से इन्हें क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना कि ये आईसीएस सेवा से बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। नोट लगा के लिख रहा हूँ कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस सेवा से, आईसीएस सेवा, ठीक है, से बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे। 1869 ईस्वी में असम में नियुक्त किए गए। असम में क्या हुए थे, ये नियुक्त हुए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। और बाद में 1883 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम था नोरिस। क्या नाम था, नोरिस को बड़ी आइरिस। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कोर्ट की अवमानना के आरोप में 2 महीने की क्या सुनाई थी, सजा सुनाई गई थी। इंडियन एसोसिएशन ने असम का जो चाय बागान थे, इन चाय बागान के कुलियों के साथ मिलकर के दुर्व्यवहार के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इन चाय बागान के जो कुली हुआ करते थे, इनके साथ में अंग्रेजी सरकार बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी। और ध्यान रखिएगा, इसी के विरुद्ध जो है इन्होंने क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो रही द्वारिकानाथ गांगुली की। किसकी, द्वारिकानाथ गांगुली की। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन ने, इंडियन एसोसिएशन ने द्वारिकानाथ गांगुली के नेतृत्व में, द्वारिकानाथ गांगुली के नेतृत्व में असम के चाय बागान, असम के चाय बागान के कुलियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था, आंदोलन चलाया। ये बात विशेष क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यक्ति कौन था, द्वारिकानाथ गांगुली। ठीक है, अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है उसमें हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की। किसकी बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे नेशनल कांग्रेस में परिवर्तित हो गई, किसका प्रमुख सहयोग था, क्या क्या चीज़ें हुई, किस प्रकार से इसके प्रमुख प्रारंभिक जो कुछ अधिवेशन है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोग जल्द से जल्द सफल हो, ये मेरी मनोकामना है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।